वो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो जैसे बेटा बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिजीज के ट्रांसमिशन होते हैं, कोई एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, कोई वाटर के थ्रू, कोई कंटामिनेटेड फूड के थ्रू। ऐसे ही अगर किसी पर्सन, कोई एक हेल्दी पर्सन है और वो किसी अफेक्टेड पर्सन जो एसटीडी से इन्फेक्टेड है उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करे, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो डिजीज फैलता है जो सेक्सुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से फैले, उस डिजीज को हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कह देंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई डेफिनेशन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि वो दोज डिजीज which spread by unprotected sexual intercourse are known as STD। बेटा इन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस को हम लोग वेनेरियल डिजीज भी कहते हैं। They are also known as venereal disease. They are also known as reproductive tract infection. They are also known as reproductive tract infection, RTI। They are also known as reproductive tract infection, RTI के नाम से भी बेटा हम इन्हें जानते हैं। इस डिजीज से जो सबसे ज्यादा प्रोन एज ग्रुप है, वो एज ग्रुप जो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है एसटीडी से या ज्यादा प्रोन है, वो एज ग्रुप है बेटा 16 to 24 ईयर का एज ग्रुप, जिनमें ये डिजीज फैलने की ससेप्टेबिलिटी या चांसेस ज्यादा होते हैं। इनको एसटीडी को कॉज करने वाले जो एजेंट्स हैं वो भी अलग अलग हैं, और उसी बेसिस पे एसटीडी को हम लोग बैक्टीरियल एसटीडी, वायरल एसटीडी जो वायरस की वजह से कॉज होते हो, और प्रोटोजोअन एसटीडी जो प्रोटोजोन्स की वजह से होते हो, कैटेगराइज कर सकते हैं। इनमें बैक्टीरियल एसटीडी में सबसे पहला डिजीज है बेटा सिफिलिस, जिसे कॉज करता है ट्रिपोनिमा पैलिडम। अगर आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस के कॉजेटिव एजेंट से पूछा गया है सबसे ज्यादा, कि सिफिलिस को कॉज कर रहा है ट्रिपोनिमा पैलिडम कॉज कर रहा है बेटा। दूसरी जो डिजीज यहाँ पे पढ़नी है वो है गोनोरिया। गोनोरिया को कॉज करता है एक बैक्टीरिया जिसे हम लोग बेटा निसीरिया गोनोरी कहते हैं, जिसे हम निसीरिया गोनोरी कहते हैं। तीसरा है बेटा क्लेमीडिया, इसे कॉज करता है क्लेमीडिया ट्राइकोमेटिस। दूसरा वायरल एसटीडी के अंदर आता है सबसे पहला डिजीज बेटा, जिन्हें मैं कह रहा हूं जेनाइटल वॉर्ट। ये जेनाइटल वॉर्ट कॉज करता है बेटा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, शॉर्ट में इसे एचपीवी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा यहाँ पे डिजीज हमें पढ़ना है जेनाइटल हर्पीज। जेनाइटल हर्पीज को कॉज करता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2, HSV सेकेंड। इसका जो टाइप 1 है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस का, वो ओरल और थ्रोट वाले रीजन में सोर्स कॉज करता है। जो टाइप 2 है वो जेनाइटल पार्ट को अफेक्ट करेगा। तीसरा है यहाँ पे हेपेटाइटिस बी, ये भी एक एसटीडी है जिसे हेपेटाइटिस बी वायरस कॉज करता है, HBV कहते हैं इसे शॉर्ट में। और लास्ट है बेटा हमारा HIV एड्स।
जिसे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कॉज करेगा। ठीक है, ये सारे के सारे जो है हमारे डिसऑर्डर्स हैं। लास्ट है हमारा प्रोटोजोन एसटीडी, उसकी बात कर लेते हैं। वहां पे प्रोटोजोन में एक ही डिजीज पढ़ना है आपको, ट्राइकोमोनियासिस। इसे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन होता है बेटा, उसका नाम है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, ये कॉज करेगा। तो ये सारे की सारी हमारी कैटेगरी थी कि एसटीडी को कॉज वायरस ने किया, बैक्टीरिया ने किया या प्रोटोजोन ने किया, और किसने किया, उस डिजीज का नाम और उनके कॉजेटिव एजेंट। इससे आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन भी मिल सकते हैं अगर आप लगाएंगे तो। और आपको अगर ये नाम याद रहेंगे आप आराम से इन क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा, इनमें से HIV और हेपेटाइटिस, मैंने TITIS होगा बेटा, हेपेटाइटिस बी, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज तो है ही है, साथ में ये निडल्स के थ्रू, उसके अलावा अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स तो हमने देख ही लिया। तीसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने से और मदर से फीटस तक ये हो सकता है। ठीक है, तो HIV और हेपेटाइटिस बी आपका STD तो है ही है, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिट तो होगा ही होगा, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड तो है ही है, लेकिन साथ में ये आपका सिरिंजेस के थ्रू या निडल्स के थ्रू फैल सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी ये फैल सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी ये फैल सकता है, और ये आपका मदर से उसके चाइल्ड के अंदर ये फैल जाएगा। और इन सारी बीमारियों में से 3 डिजीज ऐसे हैं जिनका कोई क्योर नहीं है, बाकी सारी डिजीज क्योरेबल है। इनमें से मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, एक्सेप्ट जेनाइटल हर्पीज, HIV एंड हेपेटाइटिस बी, all disease are completely curable if detected early and treated properly। अगर उन्हें समय रहते हुए डिटेक्ट कर लिया जाए, बातें क्यों हो रही है, उन्हें समय रहते हुए डिटेक्ट कर लिया जाए और प्रॉपरली ट्रीट करवा दिया जाए तो सारी बीमारियां कंप्लीटली क्योरेबल हैं, बस 3 बीमारियों को छोड़ के। वो 3 बीमारियां हैं जेनाइटल हर्पीज, HIV और हेपेटाइटिस बी, जिनका अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बाकी सारी सही हो सकती हैं। अब बात यह है कि इन्हें डिटेक्ट कैसे किया जाए, इन्हें डिटेक्ट कैसे किया जाए, तो इनके कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं बेटा, इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं। उन सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम है बेटा जेनाइटल पार्ट से फ्लूइड का डिस्चार्ज होना, उसके अलावा वहां पे इचिंग रहना या इरिटेशन रहना, उसके अलावा बेटा वहां पे स्वेलिंग आ जाना, स्लाइट स्वेलिंग आ जाना इन जेनाइटल पार्ट, उसके अलावा स्लाइट पेन रहना जेनाइटल रीजन में।
सबके सब इसके अर्ली सिम्टम्स होते हैं। और बेटा ये डिजीज फीमेल के अंदर लंबे समय तक अनडिटेक्ट रह सकते हैं। एसटीडीज रिमेन undetected in female for a long time। या अनडिटेक्टेड के लिए एक और टर्म यूज कर सकते हो, एसिम्प्टोमेटिक, मतलब वहां पे सिम्टम्स होंगे भी तो वो उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाती। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन रहे एसटीडी की वजह से तो क्या हो सकता है? तो इट विल लीड टू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कॉज करेगा, पीआईडी कर देगा। पूरा जो पेल्विक रीजन है वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। उसके साथ साथ बेटा ये इनफर्टिलिटी कॉज करेगा मेल या फीमेल में। फीमेल के अंदर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कर सकता है। बेटा एक्टोपिक प्रेगनेंसीज का मतलब क्या होता है? अगर यूट्रस को छोड़ के, जैसे ये रीजन है फैलोपियन ट्यूब का, ये वाला पार्ट है यूट्रस का, तो यूट्रस में इम्प्लांटेशन होना चाहिए था, यूट्रस में इम्प्लांटेशन ना होके फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट कर जाए, तो ऐसी प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। ये प्रेगनेंसी ज्यादा लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि देखिए एंडोमेट्रियम है जिसके पास में डेंस ब्लड वेसल्स हैं जो उस प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सकती थी, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में तो कोई ऐसी ब्लड वेसल या एंडोमेट्रियम है नहीं, सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, तो ये वहां पे इम्प्लांट तो हो जाती है लेकिन शॉर्ट टर्म में अबॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट टर्म में अबॉर्ट हो जाती है। तो ऐसी प्रेगनेंसीज को एक्टोपिक प्रेगनेंसीज कहा जाता है। उसके अलावा बेटा स्टिल बर्थ इनकी वजह से हो सकता है, मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा होगा बेटा, ठीक है, डेड चाइल्ड वहां पे पैदा होगा। और इनमें से एक वायरस है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वो सर्विक्स वाले पार्ट में कैंसर भी कॉज कर सकता है, सर्वाइकल कैंसर कॉज कर सकता है, एचपीवी। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में इनफर्टिलिटी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, स्टिल बर्थ, और बेटा इट मे कॉज कैंसर। इन केस ऑफ एचपीवी वो कैंसर भी कॉज कर सकता है। तो हम इन्हें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इनका प्रिवेंशन किस तरीके से होगा? इनका प्रिवेंशन किस तरीके से होगा? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा। इसके प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले तो प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए। दूसरा बेटा अगर डाउट होता है तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाया जाए, और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलिए, और अवॉइड किया जाए सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स। अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर। तो ये सारे के सारे बेटा प्रिवेंशंस हैं या प्रिकॉशंस हैं